हमारे देश भारत ने इजराइल से कोचिंग लेनी चाहिए। कि भारत और इजराइल कई सौ साल से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। हर बार जब भारत पर पड़ोसी मुल्क से कोई बड़ा अटैक होता है, एक सवाल उठता है कि हमारा देश आखिर ऐसा क्या कर सकता है कि ऐसा फिर से ना हो। कुछ लोग कहते हैं कि भारत को इजराइल की तरह रिएक्ट करना चाहिए, फास्ट, प्रिसाइज एंड विदाउट वार्निंग। लेकिन इजराइल आखिर ऐसा करता क्या है कि उसके दुश्मन हमेशा प्रेशर में रहते हैं। आज थिंक टैंक के इस वीडियो में हम देखेंगे इजराइल का वो सिक्योरिटी सिस्टम जिससे वो अपने दुश्मनों को हमेशा कंट्रोल में रखता है, और साथ ही समझेंगे कि क्या भारत सच में ऐसी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर सकता है। आज का वीडियो 3 किताबों पर आधारित है, द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी, राइज एंड किल फर्स्ट एंड फाइनली प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। ये वो किताब है जिसने 10 साल पहले ही दुनिया के सारे बड़े मेजर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रेडिक्ट किया था, जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और जो हाल ही में यूएस, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है वो भी। तो चलिए समझते हैं इजराइल का सिक्योरिटी सिस्टम। We are winning. स्ट्रेटजी नंबर 1, मूविंग द ग्रास स्ट्रेटजी। अब टेररिस्ट ग्रुप्स के बारे में एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि उनको जड़ से मिटाना नियरली इम्पॉसिबल है। वो कोई लीगल ऑर्गेनाइजेशन या देश तो है नहीं कि एक बार सरेंडर कर दिया या फिर ट्रीटी साइन कर ली तो वॉर खत्म। कितना भी उन्हें कमजोर करो, वो अपना टाइम लेकर फिर से रिग्रुप होते हैं और अटैक्स प्लान करते हैं। ये बात इजराइल को अच्छे से पता थी, इसलिए मूविंग द ग्रास स्ट्रेटजी में वो हर कुछ महीनों की इंटरवल में आतंकवादी संगठनों के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, उनके वेपन स्टोरेजेस पर हमला करते रहते थे ताकि वो उन्हें कमजोर रख पाए। एक वक्त था जब इजराइल में सुसाइड बॉम्बिंग्स काफी कॉमन सी हो गई थी। ईयर 2000 से लेकर 2005 तक इजराइल में 116 सुसाइड बॉम्बिंग अटैक हुए थे, जिसमें करीब 750 इजरायली मारे गए, यानी ऑन एन एवरेज 20 से 25 टेररिस्ट अटैक्स हर साल। इस स्ट्रेटजी से बॉम्बिंग्स काफी हद तक कंट्रोल में हुई, पर पूरी तरीके से बंद नहीं हुई, इसलिए इजराइल ने एक और स्ट्रेटजी बनाई। स्ट्रेटजी नंबर 2, कीपिंग योर एनिमी कंफ्यूज्ड बाय क्रिएटिंग ट्रस्ट इश्यूज। इसमें 2 स्टेप्स है। नंबर 1, टारगेटेड असैसिनेशंस। रोमन बर्गमन ने अपनी किताब राइज एंड किल में इजराइल ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किए हुए 2700 ऑपरेशंस को डॉक्यूमेंट किया है, जिनमें उन्होंने आतंकवादी संगठनों के लीडर्स, वेपन सप्लायर्स और कई इंपॉर्टेंट मिलिटेंट्स को मार गिराया है। ये वो लोग थे जिनको मारने से कई टेररिस्ट अटैक्स की प्लानिंग फेल हुई। फॉर एग्जाम्पल 13 जुलाई 2024 हिजबुल्लाह के एक सीनियर मेंबर फवाद शुक्र को ईरान के बैरत में इजराइल ने एयर स्ट्राइक में मार गिराया, वो भी तब जब वो IRGC यानी ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रोटेक्शन में था। जिस तरह पाकिस्तान भारत पर हमला करने वाले आतंकियों को सपोर्ट करता है, ठीक उसी तरह ईरान इजराइल पर हमला करने वाले आतंकवादी संगठन जैसे हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है। फवाद शुक्र को मार गिराते वक्त वहां मौजूद ईरानियन मिलिट्री एडवाइजर मिलाद बेदी भी मारा गया। इजराइल के इस टारगेटेड असैसिनेशन से पूरे आतंकवादी संगठनों में डर का माहौल बैठ गया। खुद ईरान भी कंफ्यूज हो गया कि आखिर उनकी जमीन पर आकर इजराइल ने यह ऑपरेशन इतना सक्सेसफुली कैसे एग्जीक्यूट किया। क्या उन्हीं में से कोई इजराइल के साथ शामिल था? क्या उन्हीं में से किसी ने इजराइल का साथ दिया था? खुद ईरान के प्रेसिडेंट को भी अपने आप पर हमला होने का डर लगने लगा। अब ये है वो 3 टेररिस्ट ग्रुप्स जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे हैं। इनके लीडर्स आराम से पाकिस्तान में पाकिस्तानी मिलिट्री के गेस्ट हाउसेस पर रह रहे हैं, तो क्या इंडिया इन्हें इजराइल की स्टाइल में टारगेट नहीं कर सकता? इजराइल के दुश्मन ईरान और पाकिस्तान में एक बड़ा डिफरेंस है। ईरान के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, पर पाकिस्तान के पास वो है। तो इंडिया के केस में कोई भी मिलिट्री एक्सकेलेशन बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। हालांकि कोई भी देश वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता। इन टेररिस्ट ग्रुप्स के इंपॉर्टेंट लिंक्स और उनके लीडर्स को मार गिराना इंडिया की अभी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर किसी एक भी बड़े आतंकवादी लीडर को इंडिया पाकिस्तान की धरती पर जाकर मारता है, तो इससे एक डर का और कंफ्यूजन का माहौल बन जाएगा। स्टेप नंबर 2, टारगेटिंग सप्लाई लाइंस। 17 एंड 18 सितंबर 2024 लेबनान में अचानक हजारों आतंकवादी और उनके स्लीपर सेल्स के वॉकी टॉकीज और पेजर्स ब्लास्ट हुए। सैकड़ों आतंकवादी इस पेजर अटैक में मारे गए तो हजारों जख्मी हुए। इजराइल ने जो कंपनी इन आतंकवादी संगठनों को ये डिवाइसेस सप्लाई करती थी, उनसे हाथ मिलाकर ये अटैक प्लान किया था। सोचिए उन टेररिस्ट ग्रुप्स में कितना डर बैठ गया होगा। वो ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि अब नए वेपन्स और डिवाइसेस आखिर खरीदे किससे, किस पर भरोसा करें। ऐसा कंफ्यूजन का माहौल बनाने से ये आतंकवादी संगठन खुद में लड़ना झगड़ना शुरू करके कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए इन आतंकवादी संगठनों के मेन सप्लायर्स कौन है, उन्हें ये वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहाँ से प्रोवाइड होते हैं, ये पता लगाना इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, सर्वेलेंस। देखिए, अब कश्मीरी लोगों से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर यह बात भी उतनी सच है कि बिना लोकल सपोर्ट के पहलगाम जैसा अटैक प्लान करना नियरली इम्पॉसिबल था। इजराइल फलस्तीन में रहने वाले लोगों पर 24/7 सर्वेलेंस रखता है, फिर चाहे वो आम आदमी हो या फिर सस्पेक्टेड टेररिस्ट। यही सेम स्ट्रेटजी अब इंडिया को भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ी शॉकिंग बात है कि फेमस टूरिस्ट स्पॉट के पास कोई भी कड़ी सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। ये अटैक एक तरीके से इंडियन डिफेंस सिस्टम के कमियों को एक्सपोज करता है, तो इस मामले में हमें अपनी गवर्नमेंट को बिल्कुल भी फिलहाल क्लीन चिट नहीं देनी है। अब दूसरा सवाल, क्या इंडिया रातों रात पाकिस्तान का पानी बंद करवा सकता है? शॉर्ट टर्म में आंसर है बिल्कुल नहीं, और लॉन्ग टर्म में हाँ, पर उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा, जिसमें 5 से 10 साल का वक्त लग सकता है।
कैसे? पहले इस रीजन की ज्योग्राफी को समझिए। इंडस रिवर तिब्बत से शुरू होकर इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर से गुजरती है और आगे पाकिस्तान से होकर कराची में अरब सागर से जाकर मिलती है। इंडस रिवर बेसिन में 6 मेन रिवर्स है: इंडस, झेलम, छेनाब, रावी, बीज और सतलज। 1960 में वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन से साइन की गई इंडस वाटर ट्रीटी ने इन रिवर्स को 2 हिस्सों में बांट दिया, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ईस्टर्न रिवर्स का पानी इंडिया के लिए एलोकेट हुआ, वही वेस्टर्न रिवर्स का पाकिस्तान को। बट ट्रीटी के अनुसार इंडिया भी वेस्टर्न रिवर्स का 20 से 30% पानी लिमिटेड इरिगेशन और नॉन कंजम्पटिव पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस ट्रीटी ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए 3 वॉर्स को देखा है। कभी भी इस ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया गया। ये कदम इंडिया पहली बार उठाने जा रहा है, पर जितना आसानी से पॉलिटिशियंस ये कह रहे हैं कि पानी बंद कर देंगे, ये उतना आसान भी नहीं। शॉर्ट टर्म में इंडिया बस 2 बातें कर सकता है। नंबर 1, पाकिस्तान के साथ इन नदियों के पानी से रिलेटेड डेटा शेयर करना बंद करना, और सेकेंडली पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का इंडिया में आकर डैम्स का इंस्पेक्शन करने पर रोक लगाना। इससे पाकिस्तान के लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि कब सूखा पड़ सकता है और कब बाढ़ आ सकती है। इन शॉर्ट, पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा। अब ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडस सिस्टम के वेस्टर्न रिवर्स का पानी पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए इंडिया के पास कोई ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। करंटली बिल्कुल ना के बराबर है। इन गिने चुने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अलावा इंडिया ने वेस्टर्न रिवर्स पर कुछ भी अभी तक ज्यादा बिल्ड नहीं किया है। इनमें कई प्रोजेक्ट्स अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी काफी कम है क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बनाया गया है। वो नदी के बहाव को भी ज्यादा अफेक्ट नहीं कर सकते। इस ट्रीटी को सस्पेंड करने से इंडिया इंडस रिवर बेसिन की किसी भी नदी पर कंस्ट्रक्शन बेझिझक कर सकता है। पर इस रीजन की ज्योग्राफी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर रातों रात रिजर्वायर्स, डैम्स या फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए जा सकते। रिसेंटली इंडिया ने इस इलाके में ये 3 डैम्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, जिसमें 5 से 10 साल का टाइम लगा है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया को इसमें कितना वक्त लगने वाला है। पर अगर इंडिया कुछ % भी पानी पाकिस्तान में जाने से रोक पाया तो पाकिस्तान में तबाही मच जाएगी। कैसे? जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। पाकिस्तान की 25% जीडीपी इंडस रिवर के पानी पर डिपेंडेंट है, क्योंकि 70 to 80% खेती इसी पानी का इस्तेमाल करके होती है, जिससे पाकिस्तान का 90% फूड प्रोडक्शन होता है। इंडस के पानी के बिना वहाँ की कॉटन इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी और 2/3 पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। शायद इसलिए वहाँ के पॉलिटिशियन बिलावल भुट्टो ने चिल्ला चिल्ला के ये कहा कि अगर इंडस का पानी बंद हुआ तो खून बहेगा। 2015 में छपी इस किताब ने कई जियोपॉलिटिकल और ग्लोबल इवेंट्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया है, जैसे कि अमेरिका फ्यूचर में अफगानिस्तान के साथ कैसे डील करेगा। किताब में ऑथर ने लिखा था ये 3 बातें हो सकती है, जिसमें से अमेरिका ने 2020 में किताब के छपने के 5 साल बाद तीसरा ऑप्शन चुना। उन्हें अफगानिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा और उन्होंने अपनी आर्मी को वापस बुला लिया। सिमिलरली रशिया यूक्रेन वॉर का अंदाजा भी ऑथर ने इस किताब में पहले ही लगा लिया था। अब सुनिए इंडिया पाकिस्तान के बारे में इस किताब में क्या लिखा है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर साउथ में है स्वैम्प लैंड, फिर थार डेजर्ट और नॉर्थ में है माउंटेन्स। किसी भी आर्मी को इन्हें क्रॉस करना आसान नहीं है, हालांकि इंडियन आर्मी को इसके लिए प्रिपेयर किया गया है। इस किताब के अकॉर्डिंग अगर इंडिया को ये वॉर जीतना है तो उन्हें पाकिस्तान के 2 वीक पॉइंट्स पर अटैक करना होगा। पहला है साउथ और नॉर्थ के बिल्कुल बीचों बीच पंजाब बॉर्डर। इस बॉर्डर से इस्लामाबाद तक का डिस्टेंस केवल 274 किलोमीटर्स है और आर्मी को इन्वेड करने के लिए रास्ता बिल्कुल सीधा है। ना कोई बड़ी नदियां है, ना पहाड़, ना डेजर्ट। दूसरा, इंडिया पाकिस्तान के कराची पोर्ट को ब्लॉक कर सकती है बाय लैंड एंड बाय सी, जिससे पाकिस्तान के फ्यूल स्टोरेज डेपोट्स टारगेट किए जा सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पास बस 2 ऑप्शंस बचेंगे। इंडियन हाईवे 1A को टारगेट करना। ये हाईवे इंडियन आर्मी तक खाना और वेपन्स पहुंचाते रहने के लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया भी ये जानता है, इसलिए इस हाईवे को हर हाल में प्रोटेक्ट किया जाएगा। ऑप्शन 2, अफगानिस्तान। अगर ईस्ट से पंजाब के रास्ते इंडियन आर्मी फुल फोर्स में इन्वेड करती है तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान बॉर्डर का सहारा लेना पड़ेगा। भारत पाक युद्ध में अफगानिस्तान सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये बात पाकिस्तान भी जानता है, इसलिए सालों से, दशकों से पूरे दुनिया से और अमेरिका से उन पर कितना भी प्रेशर डाला गया हो, उन्होंने हमेशा अफगानिस्तान से अच्छे रिलेशंस मेंटेन रखने की कोशिश की है। इंडिया भी अफगानिस्तान का इंपॉर्टेंस इस वॉर में जानता है। अफगानिस्तान के अलावा इंडिया बलूचिस्तान पर भी फोकस करेगा। वहाँ के लोकल लोगों को भी अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करेगा। बलूचिस्तान की पॉपुलेशन तो ज़्यादा नहीं है, पर उसके बिना पाकिस्तान जिंदा नहीं रह सकता। बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान का 45% एरिया और मेजर सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि वहाँ नेचुरल गैस है और वहाँ की ज़मीन मिनरल से भरी पड़ी है। हमारी मिलिट्री में ब्रिलियंट माइंड्स की बिल्कुल कमी नहीं है, बस ज़रूरत है पॉलिटिकल विल की। हो सकता है वो इससे भी कोई बहुत तगड़ा और एकदम ज़बरदस्त रास्ता ढूंढ निकाले इस सिचुएशन से डील करने के लिए। दैट्स इनफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग थिंक टैंक।